नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 74 करोड़ से अधिक कोरोना से बचाव के टीके। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में मूल्यों में नियंत्रण के लिए खाद्य तेल पर घटाया शुल्क। और हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा को प्रगतिशील व साधन संपन्न राज्य दिया करार। अब समाचार विस्तार से। देश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 74 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 72,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी विभिन्न अस्पतालों में रोजाना 2 शिफ्टों में कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल 9,969 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत की। मैं आज वैक्सीन लगवाई है और मेरे परिवार में सभी को लगी वैक्सीन, और आपको सभी को लगवानी चाहिए वैक्सीन। अब तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 12,05,036 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गत 7 दिन के दौरान औसत रोजाना 7,774 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इस समय देश में 3,84,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ये संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.16% है। मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों की कुल संख्या 3,24,00,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.51% है। कल कोविड से 338 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 4,42,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित होने वालों की साप्ताहिक दर 2.1% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 54 करोड़ 18 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 128वीं वर्षगांठ के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसे अपनी विरासत पर गर्व है और वह भविष्य की ओर देख रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत नए विचारों को महत्व देता है और नए भारत के निर्माण के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिकता की शक्ति और सॉफ्टवेयर की परिवर्तनकारी शक्ति में भी विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें हर पल नई चीजें सीखनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करते रहने की अपील की ताकि 21वीं सदी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कुशल जनशक्ति प्रदाता बन सके। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचार दृष्टि और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ने पहली बार पूर्व और पश्चिम के बीच वैचारिक धरातल पर संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने भाषण से भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान से विश्व को परिचित कराया और उनके शब्दों ने भारत की राष्ट्रीय पहचान के महत्व को लेकर अनेक लोगों को जागरूक और प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर मानक शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के रिफाइंड तेल पर मानक शुल्क दर कम करके 32.5% कर दी है। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर 17.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। आने वाले समय में जो सोयाबीन की फसल आने वाली है उसके ऊपर भी चर्चा हुई और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये बताया कि जो आने वाली फसल है वो अच्छी फसल है और उत्पादन पिछले साल से ज्यादा ही होने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों के दाम अधिक रहे हैं, जो मुद्रास्फीति और उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है।
बढ़ती कीमतें कम करने के लिए सरकार ने इस वर्ष फरवरी से अगस्त के बीच कई कदम उठाए थे। इनमें आयात शुल्क को युक्तिसंगत करना, कच्चे पाम ऑयल की आयात नीति में संशोधन करते हुए इसे प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में करना, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के कच्चे शुल्क दर को कम करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न बंदरगाहों पर सुविधाएं तैयार करना और आयातित खाद्य तेलों की खेप के लिए मंजूरी प्रक्रिया तेज करना शामिल है। कोविड महामारी के कारण खाद्य तेलों की आयात प्रक्रिया में भी देरी हुई थी। देश भर में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस संबंध में शिविर लगाकर और समारोह करवाकर पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण संबंधी जागरूकता लाने के बारे में एक समारोह के दौरान कहा कि पोषण एक सामाजिक, नैतिक और आर्थिक समस्या है। The children who are malnourished will earn 20% less than children who are healthy as they become a part of our labor force, our professional force. Which means that nutrition is not a concern only for a mother, is not a concern only for a doctor. It is a concern for the economy and the community on the whole. मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों सहित सभी पक्षों को कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिला। स्मृति ईरानी ने जनधन योजना, चावल और अनाज वितरण तथा पोषण अभियान पर भी प्रकाश डाला। राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि पंजाब ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड के अधीन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के 1022 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी है। नाबार्ड से फंड प्राप्त अलग अलग प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित बनाएंगे। राज्य में चल रहे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों की प्रगति का जिक्र करते हुए नाबार्ड पंजाब के मुख्य जनरल मैनेजर डॉक्टर राजीव सिवाच ने बताया कि RIDF से 714 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता वाले 4 प्रोजेक्टों को नाबार्ड द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य द्वारा पेश किए गए 2 अन्य प्रोजेक्ट मंजूरी की प्रक्रिया के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अच्छी कारगुजारी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए RIDF के लिए अलॉटमेंट 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हरियाणा प्रगतिशील व बहुत ही साधन संपन्न राज्य है और देश में कई विषयों में आगे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग काफ़ी अच्छे, मेहनती व सरल स्वभाव के हैं। हरियाणा और आगे बढ़ सके इसके लिए उनकी कुछ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें मुख्य तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, रोजगार सृजन के साथ साथ कौशल विकास इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नैतिक मूल्यों, पेशेवर व तकनीकी पद्धति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हमारी अभी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये काफ़ी बहुत ही काम करने वाली है। नई शिक्षा नीति एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी योगदान दे सकती है। नई शिक्षा नीति जो शिक्षा में रोजगार के रूप में परिवर्तन करना और शिक्षा को नैतिक मूल्यों के आधार पर बढ़ाना और प्रोफेशनल एजुकेशन करना और टेक्नोलॉजी मोड से एजुकेशन चलाना। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने पहली बार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व रजिस्ट्रार की एक दिन की कार्यशाला शुरू की, जिसमें मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने भी भाग लिया और तकनीकी संस्थाओं के लोगों ने भी भाग लिया। इसी प्रकार कौशल विकास के लिए भी कार्यशाला की गई, जिसमें विश्वकर्मा विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों व कुलपति ने भाग लिया। उन्होंने कहा जल्द ही स्वास्थ्य के संबंध में भी एक बैठक उनके द्वारा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को 2025 तक राज्य में अमल करने की बात
उन्हें बताई गई है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा शेड्यूल पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक लागू करने की बात है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कई चीज़ों का समाधान होगा। और अब खबरें फटाफट। हरियाणा के राज्यपाल ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा को हरियाणा के नए लोकायुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ। पंजाब में लगी नेशनल लोक अदालत के दौरान 378 बेंचों के सामने 86,204 मामलों का किया गया निपटारा। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से खेल से बाहर के क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हुई दरमियानी से भारी वर्षा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।